स्थानीय पवने, है ना, इनको आप लोकल विंड्स कहते हैं। जो दूसरे नंबर पर आपको पवन लिखवाया था सामयिक, उसको आप सीजनल लिख सकते हैं, सीजनल विंड्स, है ना। और इनको लिखेंगे स्थानीय पवने यानी लोकल विंड्स। अब देखिए नाम से ही कुछ चीजें आपको स्पष्ट हो रही होंगी कि जब हम लोकल की बात कर रहे हैं, है ना, जब हम कह रहे हैं स्थानीय, तो इसका मतलब स्थान विशेष की हम बात कर रहे हैं, है ना। किसी भी चीज को, जैसे आपने कहा लोकल लैंग्वेज, स्थानीय भाषा, तो किसी स्थान विशेष की भाषा हो गई, स्थान विशेष के पहनावे हो गए। उसी तरीके से अगर पवनों के साथ स्थानीय लगा दिया तो इसका मतलब स्थानीय विशेष की पवन। तो इस पवन के बारे में कैसे जाने, लिखें वे पवने जो वर्ष के किसी विशेष समयावधि में, वे पवने जो वर्ष के किसी विशेष समयावधि में, वर्ष के किसी विशेष समयावधि में किसी विस्तृत भूभाग के विशेष क्षेत्र में चलती हैं, किसी विस्तृत भूभाग के विशेष क्षेत्र में चलती हैं, उन्हें स्थानीय पवने कहते हैं, उन्हें स्थानीय पवने कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत के उत्तरी भाग में उत्तर पश्चिम से पूर्वी क्षेत्र की ओर चलने वाली लू, ठीक है। तो हमारे यहां जो लू चलती है वो क्या है, वो लोकल विंड है, वो स्थानीय पवन है। लू को हम मौसमी पवन या सामयिक पवन नहीं कहेंगे। सामान्य रूप से कई बार हम ये सोच जाते हैं कि मौसमी पवन कह दिया यानी किसी विशेष मौसम में चलने वाली पवन, ऐसा नहीं है। मौसमी पवन का मतलब मौसम के परिवर्तन के साथ दिशा परिवर्तन हो जाए जिनका, है ना। और स्थानीय पवन का मतलब जो किसी स्थान विशेष में चले, एक विस्तृत भूभाग के स्थान विशेष में और वर्ष के एक विशेष समयावधि में। जैसे अगर हम बात करें लू की, तो आप देखें लू जो है, एक तो हमारे यहाँ ग्रीष्मकाल में भी अगर आप विशेष रूप से बात करें तो मई और जून का महीना विशेष रूप से जो है वो लू के चलने के लिए माना जाता है ना। इन महीनों में लू चलती है वर्ष में, ठीक। दूसरा, कहां से उत्पन्न होती है, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से सॉरी, जहां पर अर्धशुष्क स्थिति होती है, जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र, है ना। तो ये भारत के वो क्षेत्र हैं जो काफी ज्यादा शुष्क होते हैं, खासतौर से ग्रीष्म ऋतु में तो यहां पर आप वर्षा का नामो निशान नहीं देख पाएंगे। ऐसे शुष्क इलाकों से जो पवन आती है उसके साथ विशेष स्थिति क्या है कि जिस क्षेत्र से आ रही है उस क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति या भौगोलिक जो गुण होते हैं उनको वो प्राप्त कर लेती है। अगर क्षेत्र जो है वो काफी ज्यादा गर्म और शुष्क है तो पवन भी क्या हो जाती है, काफी ज्यादा गर्म और शुष्क हो जाती है। और उसके बाद इस पवन की दिशा देखें तो ऐसे ये पवन चलती है और आगे आकर भारत के पूर्वी क्षेत्र में जितने भी राज्य हैं, यानी पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र से ये आगे बढ़ी तो पूरा उत्तर प्रदेश का इलाका, बिहार का इलाका, झारखंड वगैरह को शामिल करते हुए, उत्तरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाके को शामिल करते हुए आगे पश्चिम बंगाल तक जाकर समाप्त हो जाती है। ये इसका क्षेत्र है। भारत के बाकी के क्षेत्र में कभी भी हम लू चलने की बात नहीं करते। हम ये कभी नहीं कहते कि गुजरात में लू चल रही है, हम ये कभी नहीं कहते कि जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में लू चल रही है, हम ये कभी नहीं कहते कि भारत के जो दक्षिणी राज्य हैं वहां पर लू चल रही है। नहीं,
लू चलने का विशेष एक तो क्षेत्र है और समयावधि भी निर्धारित है। मई से जून का जो महीना है इसमें लू चलेगी, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, स्थानीय पवन कहेंगे। एक और चीज विशेष जो नीचे आपको लिखनी चाहिए, आप लिख लें, लिखे स्थानीय पवनें जिन क्षेत्रों से उत्पन्न होती है, स्थानीय पवनें जिन क्षेत्रों से उत्पन्न होती हैं वहां के भौतिक अवस्थाओं को प्राप्त कर लेती हैं, वहां की भौतिक अवस्थाओं को प्राप्त कर लेती हैं। भौतिक अवस्थाओं को प्राप्त कर लेती हैं। तथा जिन स्थानों से होकर गुजरती हैं या जहां पहुंचती हैं, या जहां पहुंचती हैं वहां की भौतिक अवस्थाओं, वहां की भौतिक अवस्थाओं को परिवर्तित कर देती हैं, वहां की भौतिक अवस्थाओं को परिवर्तित कर देती हैं। भौतिक अवस्थाओं को परिवर्तित कर देती हैं। ठीक है, लू के विषय में इस चीज को भी स्पष्ट रूप से लिखे लू भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से उत्पन्न होकर पूर्वी राज्यों से होते हुए पश्चिम बंगाल तक जाकर समाप्त हो जाती है। पश्चिम बंगाल तक जाकर समाप्त हो जाती है। इस दौरान यह एक शुष्क तथा अत्यंत गर्म पवन के रूप में बहती है एवं जिन स्थानों से होकर गुजरती है, एवं जिन स्थानों से होकर गुजरती है वहां भी शुष्कता उत्पन्न करती है एवं वहां के तापमान को बढ़ा देती है। तो आपने देखा होगा हमेशा कि जैसे ही ग्रीष्म ऋतु में लू चलना प्रारंभ हो जाती है, हम दिल्ली के क्षेत्र में रहते हैं, पंजाब हरियाणा से चलने वाली लू दिल्ली को भी पार करके जाती है और उस दौरान सुबह से ही, जबकि ग्रीष्म ऋतु में भी सुबह का तापमान थोड़ा सा माइल्ड होता है, थोड़ा सा ठंडा सा होता है, हल्का ठंडा होता है, लेकिन जब लू चलना प्रारंभ होती है तो वो सुबह का तापमान आपको 8:30-9 बजे ही क्या हो जाता है, ज़्यादा महसूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि लू जो कि गर्म पवन है वो आ रही होती है। अच्छा, लू जब चलती है तो और क्या महसूस होता है, शुष्कता काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। और इस शुष्कता की अनुभूति कैसे होती है, तो आप देखें प्यास का ज़्यादा लगना, और या कई बार आपने सुना होगा कि लोगों को लू लग गई तो जो सबसे प्राइम सिम्टम दिखाई देता वो होता है उनका कि डिहाइड्रेशन हो जाता है उनको, है ना, शरीर का पानी जो है वो सूख जाता है या कमी हो जाती। क्यों? क्योंकि जब लू लग गई या इसका प्रभाव, ऐसे शुष्क पवन का प्रभाव पड़ा तो शरीर के अंदर के जो जल है वो भी क्या हो जा रहा है, वो इतनी तेजी से बाहर निकल कर खत्म हो गया कि आपको पता भी नहीं चला और आप उसके शिकार हो गए। ठीक है, तो इसलिए ऐसी पवन के बारे में हम देख रहे थे जो भारत में चलने वाली स्थानीय पवन है। अब अगर मैं स्थानीय पवनों की बात कर रहा हूं तो विश्व में तो इतने सारे देश हैं और इतने सारे देशों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पवनें चल सकती हैं, तो हमारे पास कई महत्वपूर्ण स्थानीय पवनें हैं विश्व में चलने वाली, जिनके बारे में हमें विशेष रूप से जानना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न में पूछे जाते हैं। और ख़ासतौर से जो मैच मेकिंग क्वेश्चंस होते हैं उनमें
एक तरफ स्थानीय पवनों को दे दिया और एक तरफ उनके क्षेत्र को दे दिया और आपसे पूछा कि आप बताओ कहां पर चलने वाली ये पवनें हैं। तो आप नीचे एक टॉपिक डाल ले, लिखें विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में चलने वाली कुछ स्थानीय पवनें। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में चलने वाली कुछ स्थानीय पवनें। क्षेत्रों में चलने वाली कुछ स्थानीय पवनें। और इसमें सबसे पहले मैं जिसकी बात करने जा रहा हूं वो है, लिखेंगे चिनूक। चिनूक यह एक गर्म तथा शुष्क पवन है। यह एक गर्म तथा शुष्क पवन है जो रॉकी पर्वतमाला के पश्चिमी ढाल, पूर्वी ढाल, रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी ढाल से नीचे उतरते हुए, रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी ढाल से नीचे उतरते हुए पूर्व की ओर यूएसए एवं कनाडा के मैदानी क्षेत्रों से होकर गुजरती है। यह पवन शीतकाल के दौरान चलती है, जिस समय उत्तर अमेरिकी क्षेत्र में मैदानी क्षेत्रों में भारी बर्फ पाई जाती है। इन पवनों के आगमन से इन क्षेत्रों की बर्फ पिघल जाती है, जिस कारण इन्हें हिमभक्षी पवन भी कहा जाता है। ठीक है, तो चिनूक के साथ हमें याद रखना है, यह भी प्रश्न पूछ लिया गया कि हिमभक्षी पवन, स्नो ईटर किसे कहेंगे, है ना। तो ये हम बोलते हैं चिनूक को। रॉकी पर्वतमाला कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में। और देखिए होता क्या है कि ये रॉकी पर्वतमाला है, तो इधर से जो चलने वाली पवन है ये पश्चिमी ढाल से तो ऊपर चढ़ती है और इस ओर क्या होता है, वर्षा भी कराती है ना। लेकिन यही पवन जब रॉकी पर्वतमाला के शीर्ष तक पहुंचकर वापस इस पूर्वी ढाल से नीचे उतरने लगती है, क्योंकि शीर्ष तक पहुंचते पहुंचते ये इतनी ठंडी और भारी हो जाती है कि अब और ज़्यादा ऊपर जाने की क्षमता नहीं होती इसकी, तो ये पूर्वी ढाल से नीचे उतरने लगती है। और नीचे उतरने के दौरान आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक पवन का जो तापमान होगा, वायु का जो तापमान होगा, इसमें वृद्धि होगी, और दूसरा इसकी आर्द्रता जो है वो उसमें कमी आएगी, यानी वो शुष्क होती चली जाएगी। तो कुल मिलाकर चिनूक के साथ हमने क्या नाम दिया कि ये पवन जो है वो गर्म है और गर्म होने के साथ साथ क्या है, शुष्क है। आपको बताऊं, जब मैं तापमान बताऊंगा इस पवन का तो आपको आश्चर्य होगा कि मैं गर्म क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस पवन का तापमान, जो नीचे उतरने वाली पवन है, इसका तापमान होता है 4 से 4.5 डिग्री सेल्सियस। फिर भी हम क्या कह रहे हैं इसे, क्यों भाई कह रहे हैं गर्म पवन? क्योंकि जिस ऋतुकाल की बात हम कर रहे हैं, शीतकाल की बात कर रहे हैं। अगर आपने आजकल न्यूज़ देखा होगा तो दिखा रहे हैं किस तरीके से अमेरिका में भारी बर्फबारी हो रही है और किस तरीके से पूरा का पूरा क्षेत्र जो है एकदम सफ़ेद चादर से ढक गया है ना। तो जिस समय की बात हम कर रहे हैं उस समय में तापमान क्या है, तापमान 0 डिग्री से नीचे होता है। और अगर 0 डिग्री से नीचे तापमान की स्थिति में जो पवन आ रही है उसका तापमान 4 से 4.5 डिग्री है, यानी उस क्षेत्र के तापमान की अपेक्षा ये पवन क्या है, गर्म है, पहली चीज। दूसरा क्या कि पवन नीचे आने की स्थिति में आर्द्रता उसकी कम होती चली जा रही, तो शुष्क होती चली जा रही है। कुल मिलाकर ये शुष्क और गर्म पवन जो है जब ये नीचे उतरकर मैदानी क्षेत्रों में आगे बढ़ेगी तो यहाँ जितनी भी बर्फ होती है इसके तापमान के कारण क्या हो जाती है, पिघल जाती है ना। जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वो हिम मुक्त हो जाते हैं,
इस वजह से इस पवन को हमने क्या नाम दिया, हिमभक्षी नाम दिया, इसको स्नो ईटर नाम दिया। दूसरी पवन लिखे आप फॉन। लिखे चिनूक की भांति यह भी एक गर्म तथा शुष्क पवन है जो यूरोप में फॉन आल्प्स पर्वत श्रेणी के उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरती है। तो इतना तो समझ में आ रहा होगा कि जैसे चिनूक नीचे उतरने के कारण गर्म और शुष्क हो जा रही है, वैसे ही फॉन भी अगर नीचे उतर रही है तो वो भी गर्म और शुष्क हो जाएगी। सिमिलैरिटी कहां है, जिस ऋतुकाल के दौरान चिनूक चल रही होती है उत्तरी अमेरिका में, लगभग उसी काल के दौरान यूरोप के इस आल्प्स वाले क्षेत्र में फॉन चल रही होती है। तो यूरोप के क्षेत्र में भी ऐसा थोड़ी है, अगर अक्षांशीय स्थिति देखेंगे तो जो उत्तरी अमेरिका के हमने बात की है क्षेत्रों की, उसी क्षेत्र के अक्षांश के साथ साथ वो यूरोप के क्षेत्र भी आ जाएंगे। तो उन्हीं क्षेत्रों में क्या होता है कि फॉन जो है वो अपने प्रभाव को प्रदर्शित करती है, और फॉन के आने से आल्प्स के ठीक उत्तर की ओर जो क्षेत्र आता है वो स्विट्जरलैंड का क्षेत्र होता है, जो कि शीतकाल में वैसे ही बर्फ से ढका होता है। तो वहां पर भी ये जब पवन जाती है तो वहां का मौसम काफी सुहावना हो जाता है, क्योंकि बर्फ वगैरह पिघल जाती है, वृक्षों पर जो बर्फ होती है वो हट जाती है, मौसम काफी जो कम तापमान हो गया होता है उससे थोड़ा तापमान अधिक हो जाता है। तो आप लिखेंगे फॉन के आगमन से स्विट्जरलैंड में शीतकाल के दौरान मौसम काफी सुहावना हो जाता है। जो एक स्पेशल चीज याद रखनी है कि फॉन भी बर्फ पिघलाने का काम कर रहा है, लेकिन जो हिमभक्षी नाम दिया वो हमने विशेष सिर्फ चिनूक को नाम दिया है ना। तीसरी पवन एक लिखें, इसका नाम है सिरक्को। लिखें यह पवन सहारा मरुस्थल के उत्तरी भाग से चलते हुए भूमध्य सागर को पार कर इटली तथा यूरोप के दक्षिणी क्षेत्रों तक पहुंचती है। यह अत्यंत गर्म तथा शुष्क पवन होती है जो भूमध्य सागर को पार करने के दौरान वहां से नमी प्राप्त कर लेती है एवं इटली के दक्षिणी क्षेत्रों में पहुंचकर वर्षा कराती है। इस पवन से संबंधित वर्षा को उन क्षेत्रों में रक्त वर्षा की संज्ञा दी जाती है। देखिए, अगर आप इस तरीके से अफ्रीका थोड़ा सा मान लें, है ना, और यहाँ से हम स्पेन और मोरक्को जैसा क्षेत्र, फिर ये भूमध्य सागर का इलाका, इधर से थोड़ा सा इटली का प्रायद्वीप निकाल दें और इस तरह से हम लेके आए थोड़ा, है ना, ये आपका स्वेज कैनाल हो गया। ठीक है, तो ये भूमध्य सागर का क्षेत्र है और ये आपका है क्या, सहारा डेजर्ट, है ना। तो ग्रीष्म काल में क्या होगा कि इस मरुस्थलीय क्षेत्र से उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर जो है वो इस प्रकार से पवन चलना प्रारंभ होगी। जो पवन सहारा मरुस्थल से चल रही है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र कैसा होता है, गर्म और शुष्क, इसलिए जो पवन यहां से उत्पन्न होगी वो भी कैसी होगी, गर्म और शुष्क होगी। ये गर्म और शुष्क पवन जब चलना प्रारंभ करती तो ग्रीष्मकाल के दौरान भूमध्य सागर के ऊपर निश्चित रूप से जलीय क्षेत्र है, वाष्पीकरण के कारण नमी मिलेगी, और वो नमी ये पवन शुष्क होने के कारण बहुत तेजी से क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। और उस नमी को लेकर जब ये पवन आगे बढ़ती है तो सबसे पहले इसको इटली का ये जो प्रायद्वीपीय भाग है ना, ये मिलता है। और इस भाग में आप देखें कि इटली के ठीक बीचों बीच में जो माउंटेन है, जो पर्वत श्रेणी है ना, पेनाइन्स, इससे टकराकर ये पवनें ऊपर चढ़ती है और वहां ठंडे होकर बादल बनाकर क्या करा देती है, वर्षा करा देती है। अब जो पवन सहारा मरुस्थल से होकर गई है, ये सहारा मरुस्थल के लाल रेत को लेकर अपने साथ जाती है, ये धूल भरी पवन होती है।
इस मरुस्थलीय क्षेत्र में जो रेत है वो लगभग लाल कलर की होती है, लाल रंग की रेत होती है। तो उस लाल रंग की रेत को लेकर ये पवन उड़ती है और फिर जब ये आगे बढ़ती है तो नमी प्राप्त कर लेती है और फिर जब वर्षा होती है उसके साथ साथ वर्षा का जल ही नहीं बल्कि वो रेत है उसके कण भी साथ के साथ नीचे आते हैं। तो जो जल का रंग दिखाई देता है वहां लोगों को वो लगभग लाल सा दिखाई देता है और इसलिए इस क्षेत्र में होने वाली वर्षा को लोगों ने नाम दिया क्या, रक्त वर्षा का। उन्होंने ब्लड रेन बोला इसको, हालांकि ब्लड के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इसका कनेक्शन है उस रेत के साथ जो सहारा मरुस्थल से ये पवन लेकर आई है जो लाल रंग की, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, ऐसी पवन को लोगों ने वहां पर रक्त वर्षा बोल दिया। छोटा सा नोट लिख ले सिरक्को के लिए, है ना। लिखे सिरक्को को मिस्र यानी इजिप्ट, सिरक्को को मिस्र में खामसिन, लीबिया में गिबली तथा ट्यूनीशिया में चिल्ली के नाम से जाना जाता है। मिस्र में खामसिन, लीबिया में गिबली और ट्यूनीशिया में चिल्ली, इसी पवन को कहते हैं। क्योंकि आप देखें इधर मिस्र हो गया आपका, इधर लीबिया हो गया, इधर ट्यूनीशिया हो गया, है ना। तो अलग अलग क्षेत्रों से, ये तो सहारा डिजर्ट से अगर जा रही है पवन तो इन क्षेत्रों से भी होकर गुजरेगी। तो वहां के लोगों ने जो इन देशों में रहते हैं वो लोग इसको सिरक्को न कहकर इन नामों से बुला लेते हैं, है ना। तो स्थानीय चूंकि पवन है इसलिए स्थानीय नाम भी कई हो सकते हैं। निश्चित रूप से क्षेत्र दर क्षेत्र इनके नाम यहाँ परिवर्तित हो गए, तो इनको खामसिन, गिबली और चिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अभी आप इस चीज़ पर ध्यान रखें कि अगर मैच मेकिंग क्वेश्चन में खामसिन, गिबली और चिल्ली आ गया और सिरक्को भी आ गया, तब आपको ध्यान रखना है कि जो देश इनके सामने है आप उसकी बात सबसे पहले कर लेंगे, जो बचेगा उसके लिए सिरक्को को रखेंगे। चिल्ली आए तो ट्यूनीशिया के साथ मैच करना है, गिबली है तो लीबिया के साथ मैच करना है, खामसिन है तो मिस्र के साथ मैच करना है। जो बच गया वो यहाँ के अगर उत्तर के देश दिखाई दे रहे हैं तो उनमें आप सिरक्को नाम ले सकते हैं, ठीक है। ठीक, अब आइए एक और पवन की बात जरा हम कर लें। ये जो चौथी पवन यहां हम लिखेंगे इसको आप लिख सकते हैं हरमट्टन। लिखे यह भी अत्यंत गर्म एवं शुष्क पवन है जो सहारा मरुस्थल के उत्तर पूर्वी एवं पूर्वी भाग से चलते हुए उत्तर पूर्वी एवं पूर्वी भाग से चलते हुए अफ्रीका के पश्चिम की ओर पहुंचती हैं। यानी ये जो पवनें ये चलेंगी ऐसे उसी काल में इस तरीके से, है ना, ऐसे चल रही। ग्रीष्म काल के दौरान अफ्रीका के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में अत्यंत आर्द्र स्थिति पाई जाती है। जब हरमट्टन इन तटीय क्षेत्रों की ओर पहुंचती है तो वहां की नमी को अवशोषित कर इन क्षेत्रों को उमस एवं रोग फैलाने वाली स्थिति से मुक्त कर देती है। इसी कारण हरमट्टन को विशेष रूप से गिनी तटीय क्षेत्र में डॉक्टर पवन कहा जाता है। डॉक्टर पवन कहा जाता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हरमट्टन एक पवन देख रहे हैं यहां पर, ठीक है। आप देखिए ये जो
अफ्रीका का पश्चिमी क्षेत्र जो है, इस पश्चिमी क्षेत्र में की जो नियरनेस है, इसकी जो प्रॉक्सिमिटी है वो कहाँ है, विषुवत रेखा के पास है ना। विषुवत रेखा से निकटता के कारण क्या है कि इस क्षेत्र में तापमान बहुत ज़्यादा मिलता है और ख़ासतौर से तटीय क्षेत्रों में वाष्पीकरण की स्थिति बहुत तीव्र होती है, वाष्पीकरण की दर बहुत तीव्र होती है। तो उस तीव्र दर के कारण यहाँ पर आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है, नमी बहुत ज़्यादा होती है वायुमंडल में, और उस नमी का प्रभाव इस तटीय क्षेत्र में जो स्थलीय भाग है वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो क्या होता है कि जब भी नमी बहुत ज़्यादा होती है, उमस बहुत ज़्यादा होती है, तो आप देखिए एक तो लोग मौसम की स्थिति से परेशान होते हैं और दूसरा नमी की स्थिति में जो सूक्ष्म जीव हैं, है ना, जीवाणु वगैरह, वो ज़्यादा सक्रिय हो जाते, तो ऐसे क्षेत्रों में बहुत तेजी से बीमारियां भी फैलती। तो लोग काफी परेशान होते हैं जब तक कि हरमट्टन यहां नहीं पहुंचती है। तो जब तक हरमट्टन नहीं पहुंचती है, लोग उस नमी से परेशान है, उस आर्द्रता से परेशान है, उस उमस से परेशान है, उस रोग फैलाने वाली स्थिति से परेशान है। लेकिन जब हरमट्टन आती है तो दो स्थितियां देखें, एक तो ये गर्म और शुष्क पवन है पहली, और दूसरा ये पवन स्थल से जलीय क्षेत्र की ओर जा रही है ना। ऐसी स्थिति में ये पवन न सिर्फ वहां की आर्द्रता को दूर ले जाती है, बल्कि आर्द्रता के एक बड़ा भाग अवशोषित भी कर लेती है शुष्क होने के कारण, और इसलिए ये जो क्षेत्र है उस उमस की स्थिति से मुक्त होता है, उस आर्द्रता की स्थिति से मुक्त होता है, उस बीमारी फैलाने वाली स्थिति से मुक्त होता है। तो लोग विशेष रूप से यहाँ पर जो गिनी देश है ना, यहाँ के तटीय क्षेत्र में बीमारी से लोगों को ज़्यादा जूझना पड़ता है। तो जब ये पवन आती है और लोग अपने बीमारी से मुक्त होना शुरू हो जाते, धीरे धीरे उनकी बीमारियाँ ठीक होने लगती, क्योंकि जो प्रभाव है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से लोगों ने इस पवन को नाम ही दे दिया, क्या, डॉक्टर पवन। तो ये डॉक्टर पवन अगर विशेष संज्ञा के साथ आए तो आप ध्यान रखेंगे, हरमट्टन के लिए ये शब्द जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा एक पवन लिखे आप, ब्लिजर्ड। यह अत्यंत शुष्क, ठंडी एवं हिमकण युक्त पवन होती है, जो रूस एवं यूरोप के उत्तरी भाग तथा कनाडा के क्षेत्रों में बहती है। इस पवन के चलने के कारण दृश्यता में कमी आ जाती है। ठीक है, तो ब्लिजर्ड ऐसे क्षेत्र में चल रही, जैसे रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में बात करें या टुंड्रा क्षेत्र में बात करें, है ना, वहां पर यूरोप के उत्तरी क्षेत्र में, और इसके अलावा कनाडा के भाग में जो है ये पवन चल रही है। तो निश्चित रूप से ध्रुवीय क्षेत्र से चूंकि आएगी, बहुत ज़्यादा ठंडी होगी और साथ के साथ शुष्क भी होगी। और ख़ासतौर से रूस वाले क्षेत्र में देखा गया कि वहाँ चूंकि आइस शीट्स जो है ना, बर्फ एकदम ढके हुए रहता है स्थलीय भाग को, इसलिए जब ये पवन चलती है तो उस लूज आइस को, है ना, लूज स्नो को जो है वो भी अपने साथ उड़ाकर चलती है। तो जब हिमकण हवा के साथ चलेंगे, निश्चित रूप से जो विजिबिलिटी होगी, जो हमारी दृश्यता होगी, वो कम हो जाएगी, दूर तक दिखाई नहीं देगा, क्या, नज़दीक से भी चीज़ों को जो है हम नहीं देख पाएंगे, जैसा हमें फॉग की कंडीशन में दिखाई देता है ना। तो उस कारण इस ब्लिजर्ड को जाना जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पवन है। अब जो पवनें हम लिखने जा रहे हैं, इनमें आप ध्यान रखेंगे कि हम नाम के साथ कुछ क्षेत्रों की चर्चा कर ले, सबके साथ विशेषता बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अब एक एक करके कुछ नाम के साथ लिख लें। जैसे यहाँ पर लिखेंगे दक्षिणी बर्स्टर, दक्षिणी बर्स्टर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली ठंडी एवं शुष्क पवन है। ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली ठंडी एवं शुष्क पवन है। इसके अलावा लिख ले पंपेरो, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में
अर्जेंटीना में पंपास घास स्थल, पंपास घास स्थलों में चलने वाली पवन, पंपास घास स्थलों में चलने वाली पवन, इसको नाम क्या दिया गया? पंपेरो का। ठीक है, एक पवन जो है ये लिख लें, सिमूम, सऊदी अरब के मरुस्थलीय क्षेत्र में तीव्रता से बहने वाली गर्म एवं शुष्क पवन, और ये भी सैंड लेडन होती है, रेत से भरी होती है। है ना? इसी तरीके से एक पवन लिखेंगे आप, नॉर्वेस्टर, न्यूजीलैंड में बहने वाली एक ठंडी एवं शुष्क पवन। ठीक है, तो ऐसे कुछ नाम ये उदाहरण स्वरूप आपको लिखवा दिए। तो ऐसे कुछ पवनों को आपको याद रखना है। ठीक है, जो विशेष 4 पवनें शुरुआत वाली हैं उनको विशेष रूप से याद रखेंगे, जिनका डिस्क्रिप्शन लिखवाया, क्योंकि उनके साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी क्षेत्रों के हिसाब से आप पवनें जो है वो याद रखें। ठीक है, तो ये पवनों की पूरी बात की है हमने यहाँ पर, 3 प्रकार के पवनों की चर्चा की। हाँ, इसी तरह से एक पवन 10वें नंबर पे लिख लें, जोंडा। जोंडा है ना, एक पवन लिख लेंगे जोंडा। लिखे दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के सहारे नीचे उतरते हुए ये पवनें अर्जेंटीना एवं उरुग्वे से होकर बहती हैं। ये भी गर्म तथा शुष्क पवनें हैं, है ना। नीचे उतर रही हैं तो निश्चित रूप से क्या होगा, तापमान बढ़ेगा और शुष्क हो जाएंगी। तो गर्म तथा शुष्क पवनें, इनको जोंडा बोलते हैं। ठीक है।